हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 30 जुलाई। वीडियो के संबंध में कोई डाउट्स हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। पेज नंबर 1 पे बात की जा रही है टाइगर कंजर्वेशन को लेकर के, जो कि हमने बात की थी। ये डे सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनली। तो इंटरनेशनल टाइगर डे पर ये अलवर के अंदर यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। डडीकर फोर्ट है यहाँ पे एक, जिसके अंदर एक इंटरनेशनल सम्मेलन का आयोजन यहाँ पे किया गया था, जिसके अंदर 9 देशों के राजदूत यानी कि एम्बेसडर यहाँ पे शामिल हुए थे। इसके ऊपर चर्चा की गई, मंथन किया गया। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा जा सकता है आपसे कि इंटरनेशनल टाइगर डे पर राजस्थान के अंदर किस जिले के अंदर इस प्रकार का एक सम्मेलन इंटरनेशनल लेवल का आयोजित किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। टाइगर रिजर्व मुझे बताइए, राजस्थान के अंदर पहला टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया गया था। दूसरा प्रश्न मेरा आपसे है कि राजस्थान के अंदर एरिया वाइज सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। ये बात की जा रही है सेवड़ घास का ज़्यादा प्रयोग होता है न्यूट्रिशन के लिए। जो एनिमल्स होते हैं, जो हम मतलब उनको फीडिंग कराते हैं, जो हम पशु पालते हैं, तो वहाँ पे ये जो बात की जा रही है नई घास की बात की जा रही है। इसका नाम है अफ्रीकी नेपियर घास। याद रखिएगा, अफ्रीकी नेपियर घास है, जो कि काजरी के द्वारा किसानों को यहाँ पे दी गई। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी पूछा जा सकता है कहाँ पर स्थित है, तो जोधपुर जिला के अंदर स्थित है काजरी। इम्पॉर्टेंट एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, ये संस्थान है। तो मरुस्थल में उगाई गई है अफ्रीकी नेपियर घास का प्रयोग सफल रहा है, बता रहे हैं। ये काजरी ने किसानों को खेतों में लगाने के लिए मार्च से जुलाई के बीच नेपियर घास की 1 लाख से अधिक कटिंग यहाँ पे दी थी, जिसका अब फायदा देखने को मिल रहा है। तो सेवन घास की तुलना में बताया जा रहा है कि अधिक पौष्टिक और अधिक उत्पादन देने वाली घास है ये बात यहाँ पे की जा रही है। सेवर जहाँ 3 फीट तक ऊंची जाती है, वहाँ नेपियर घास देख सकते हैं 12 फीट तक हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि 4 गुना है। आप देख लिए, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ये 12 हो रही है ये। तो इस प्रकार से इतना ज़्यादा इसकी हाइट होती है और न्यूट्रिशंस भी ज़्यादा है ये, तो इसीलिए इसको अच्छा बताया गया है। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बात की जा रही है मेडिकल में भी अब आरक्षण की घोषणा की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके बारे में यहाँ पे एक एडिटोरियल लिखा गया है, कुछ चर्चाएं इसमें की गई हैं। तो चुनाव आते ही आरक्षण का जिन किसी न किसी रूप में सामने आने लगता है। ये बात करें, केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के दाखिले में अखिल भारतीय कोटा स्कीम के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की घोषणा कर दी है। तो 27% तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए 10% की जो आरक्षण की व्यवस्था है, अब मेडिकल कॉलेज में जो दाखिले होते हैं वहाँ पर भी इसको लागू किया जाएगा। इस फैसले को भी इस आलोक में देखा जा रहा है कि यह बात और है कि इस प्रावधान का लाभ हर साल सिर्फ 5,550 छात्रों को मिलेगा, लेकिन सरकार ने इस तरह के फैसलों का प्रतीकात्मक महत्व भी कम नहीं होता है। लंबे समय से देश की राजनीति आरक्षण के पक्ष विपक्ष में बटी हुई है। जात पात के आधार पर राजनीति करने वाले क्षेत्रीय दलों के साथ साथ कांग्रेस भी आरक्षण के पक्ष में रही है। केंद्र में भाजपा की सत्ता में आने के बाद से ही विरोधी दल आशंका जताते रहे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा जातीय आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करने की है। यह बात भी सही है कि आधिकारिक रूप से केंद्र सरकार ने कभी यह नहीं कहा है कि वो जातीय आधार पर आरक्षण समाप्त करना चाहती है, पर भाजपा समर्थकों का एक वर्ग अपेक्षा करता रहा है कि योग्यता पर जात पात को तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। भाजपा और इसकी सरकार इस दिशा में ना तो कोई कदम उठा पा रही है और ना ही ऐसा कोई आश्वासन दिया है। एक बार बिहार चुनाव के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जातीय आरक्षण को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद पार्टी को सफाई देनी पड़ी। आखिरकार चुनाव में हार के लिए इस बयान को भी एक कारण माना गया। तो ये कुछ पॉलिटिकल यहाँ पे डिस्कशन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई है कि अब ओबीसी के लिए जो बात की जा रही है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण मेडिकल कॉलेजों के दाखिले में इसको लागू कर दिया गया है, इसकी घोषणा की गई है। यहाँ बात की जा रही है महामारी ने बदला है ऋण। बैंक के जो ऋण होते हैं, बैंक से जो लोन लिए जाते हैं, उनके फॉर्म में कुछ बदलाव किए हैं, उनके स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव किए हैं। तो बड़े उद्योग बैंक से लोन लेने में पीछे रह रहे हैं, लेकिन MSME ये कुछ ज़्यादा आगे दिख रहे हैं यहाँ पे। इसकी बात डिस्कशन किया गया है। तो सितंबर 2020 से मझले उद्योगों को बैंक ऋण में स्थिर बढ़ोतरी देखी गई है। संभवतः MSME को प्रोत्साहन के चलते यह संभव हुआ है। तो बैंक क्रेडिट आर्थिक विकास का एक मुख्य घटक है। हालांकि पिछले 2 सालों में बैंक क्रेडिट में गिरावट दर्ज की गई है। 19-20 में बैंक ऋण वृद्धि दर 6.13% थी, जो 20-21 में गिरकर 5.6% ही रह गई है। कम लोगों ने बैंक से ऋण लिया है, आपको पता है।
यहाँ 19-20 में 6.13% लोग थे, लेकिन अब रह गए हैं 5.6%। कारण क्या है कि लोन कौन ले रहा है, आप समझ सकते हैं। जो इस प्रकार के लोन लिए जाते हैं कहीं ना कहीं बिजनेस करने के लिए लोन लिए जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप मतलब अपने 10 करोड़ का लोन ले लिया, आप बोले कि भाई मैं से एक बढ़िया सी महंगी गाड़ी खरीद लूँगा, इससे मैं मोटर बाइक खरीद लूँगा महंगी सी। तो इस प्रकार से लोन नहीं लिए जाते हैं। ये जो एमएसएमई के अंदर लोन लिए जाते हैं ये कुछ ना कुछ बिजनेस करने के लिए लिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कोविड-19 के दौर में अनस्टेबिलिटी इतनी थी कि लोगों को पता ही नहीं कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, तो लोगों के द्वारा लोन यहाँ पे नहीं लिया गया, किसी प्रकार का कोई रिस्क भी नहीं लिया गया। इसी के कारण इसमें गिरावट दर्ज की गई है। महामारी के चलते वर्ष 2021 में बैंक क्रेडिट के स्वरूप में बदलाव आया है। आमतौर पर बैंक कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र को और व्यक्तिगत ऋण देते हैं। इस वर्ष सकल बैंक क्रेडिट में उक्त क्षेत्रों की हिस्सेदारी घटी है, यानी कि इन क्षेत्रों की हिस्सेदारी घटी है कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्रों की। महामारी से पहले कुल बैंक क्रेडिट में उद्योग जगत की हिस्सेदारी 32 से 33% थी। आप समझ सकते हैं ये जो इंडस्ट्री सेक्टर है, यहाँ पे बैंक लोन की हम बात करें तो ये 32 से 33%, यानी कि 100 में से जो 33% लोनिंग है वो इन लोगों को हो रही है, उद्योग जगत को हो रही है। देखिए बात कर रहे हैं कि उद्योगों में बैंक बड़े उद्योगों, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को ऋण देते हैं। 2021 में कुल बैंक ऋण में औद्योगिक ऋण की हिस्सेदारी घटकर 30 रह गई। ये जो 33 थी अब कितनी आ गई है, 30% पे आ गई है 2021 में। कारण वही मैं आपको बताया था जो कि अनस्टेबिलिटी बनी हुई है। तो आरबीआई द्वारा आरबीआई ने कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं। बैंक क्रेडिट आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक ऋणों में गिरावट का मुख्य कारण है बड़े उद्योग, जिनके ऋण ना लेने के चलते कुल क्रेडिट में उद्योगों को ऋण की हिस्सेदारी कम रही है। बड़े उद्योगों बैंक से ज़्यादा ऋण नहीं ले रहे हैं, बल्कि वे पूर्व में किए गए ऋण का बड़ी राशियों में पुनर्भुगतान कर रहे हैं, यानी कि रीपेमेंट कर रहे हैं जो उन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। ये उद्योगों के द्वारा बकाया ऋण के पुनर्भुगतान करने के 2 कारण हैं। ये कारण क्यों बता रहे हैं कि उद्योगों के द्वारा ये जो इनका पुनर्भुगतान मतलब किया जा रहा है, इनकी जो इंस्टॉलमेंट दी जा रही है, जो लोन लिया है उसका पैसा चुकाया जा रहा है, तो उसके कारण बताया इनके द्वारा। पहला कारण बताया है उद्योग भविष्य के बारे में सशंकित हैं। सशंकित का मतलब कि डाउटफुल है वो कि क्या होगा, क्या किस दिशा में जाएगी इकोनॉमी, उसके बारे में तो ये क्लियर नहीं है यहाँ पे अभी। व्यापारिक अनिश्चितता ने उन्हें नए निवेश के संभावित अवसर उपस्थित होने पर कम ऋण लेने की ओर प्रवृत्त किया है। वे पहले के ऋण चुका रहे हैं और अपनी बैलेंस शीट में नकदी दिखा रहे हैं। दूसरा कारण है बड़े उद्योगों का बैंक से ऋण लेने के बजाय बॉन्ड बाजार की ओर झुकाव। आप समझ सकते हैं ये जो बड़े उद्योग हैं ये बैंक से लोन नहीं ले रहे हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बाजार की ओर झुकाव है। कि बॉन्ड जो बाजार है, बॉन्ड मार्केट है, गवर्नमेंट के द्वारा जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छा इनको रिटर्न देखने को मिल रहा है और सेफ रिटर्न है वो, तो इसीलिए उनका ज़्यादा झुकाव यहाँ पे हो गया है। बड़े उद्योग बॉन्ड के जरिए प्राप्त फंड से बड़ी राशियों में ऋणों का बकाया चुका रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में शीर्ष 15 क्षेत्रों में कंपनियों ने 1.70 लाख करोड़ के ऋण चुकाए हैं। बड़े उद्योगों द्वारा जहां बैंक रेट की मांग में कमी आई है, वहीं बैंक भी जोखिम उठाने से बचते रहे हैं। बड़े उद्योगों को ऋण देने से कन्नी काट रहे हैं ताकि एनपीए से बचा जा सके। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ये बात करें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, मतलब कि ऐसा ना हो जाए कहीं इन उद्योगों के द्वारा ज़्यादा लोनिंग कर ली जाए, मतलब बहुत अच्छा ऋण ले लें ये, और फिर आपको पता है इकोनॉमी अभी बहुत अधिक स्टेबल नहीं है, तो कहीं इतना इनके पास लोन हो जाए जिसको रीपे नहीं कर पाएँ ये, और ये एनपीए में आ जाए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाए इनकी। तो ऐसा नहीं चाह रहे हैं, इससे बचने के ये उनके उपाय हैं, इसीलिए कम लोनिंग हो रही है उद्योग जगत को। इसके विपरीत 2021 में सूक्ष्म, लघु व मझले उद्योगों की कुल बैंक क्रेडिट में हिस्सेदारी बढ़ी है। बता रहे हैं ये एमएसएमई सेक्टर की, ये एक मंत्रालय भी है अलग से, एमएसएमई मंत्रालय। इसके मिनिस्टर का नाम मुझे बताइए कि वर्तमान में इनके मंत्री कौन हैं। तो बता रहे हैं कि जो एमएसएमई है यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ी है। सितंबर 2020 से मझले उद्योगों को बैंक ऋण में दहाई की संख्या में स्थिर बढ़ोतरी देखी गई है। संभवतः महामारी के दौरान सरकार द्वारा एमएसएमई को प्रोत्साहन के चलते संभव हुआ है। महामारी के कारण आई मंदी के निराकरण के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम घोषणा की थी। आपको पता होगा ये इस प्रकार की घोषणा की गई थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। 3 लाख करोड़ की यहाँ पे ये क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल उनको प्रोवाइड कराना, ताकि वो अपना जो बिजनेस है उसको अच्छे से कर सकें। वर्किंग कैपिटल बहुत ज़रूरी होती है, आप समझ सकते हैं एक प्रकार से ब्लड की तरह होती है, जैसे मानव शरीर में ब्लड होता है उसी प्रकार से वर्किंग कैपिटल होती है किसी भी बिजनेस के लिए। संचालनात्मक ऋण समस्याओं का समाधान करना व महामारी के चलते प्रभावित हुए व्यापार को पुनः शुरू करना, इस स्कीम के तहत एमएसएमई को दिए गए ऋण पूरी गारंटी वाले होते हैं। इसका उद्देश्य महामारी में बुरी तरह प्रभावित हुए एमएसएमई को वित्त उपलब्ध करवाना था, इसीलिए इस प्रकार की ये स्कीम लाई गई।
इस नीतिगत हस्तक्षेप से एमएसएमई क्षेत्र में ऋण मांग बढ़ी, मतलब कि डिमांड अच्छी बढ़ गई लोनिंग की यहाँ पे। तो ट्रांस यूनियन सिविल और सिडबी की हाल ही जारी संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में एमएसएमई को 9.5 लाख करोड़ रुपए के लोन दिए गए, जबकि 19-20 में यह राशि 6.8 लाख करोड़ थी। देख सकते हैं कितना बड़ा उछाल है, 6.8 से लेकर 9.5 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया मामला। इसी के चलते महामारी से परिवारों की आय में गिरावट आई है, लोगों को कर्ज लेकर जीवन यापन करना पड़ा है। व्यक्तिगत ऋण में तेजी से स्पष्ट है कि लोग सोने के आभूषण गिरवी रखकर ऋण ले रहे हैं। क्रेडिट कार्ड ऋणों में भी काफ़ी इजाफा देखा गया है। कोरोना संकट मामलों में कमी आने के साथ ही अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे पटरी पर भी आ रही है। तो उम्मीद है कि लोगों की आय सुधरेगी और ज़रूरतें पूरी करने के लिए बैंक ऋणों पर निर्भरता कम होगी। तो ये बात इनके द्वारा बताई गई है कि एमएसएमई सेक्टर कितना अच्छा यहाँ पे अभी परफॉर्म कर रहा है। ये कुछ न्यूज़ है तो देख लेते हैं। यहाँ बात की जा रही है 3 महीने में सोने की 76 टन ज़्यादा मांग हुई है। सोने की डिमांड काफ़ी निकल करके आ रही है, ये एक न्यूज़ है। यहाँ पे नागालैंड की बात की जा रही है, लंदन वासी भी चखेंगे तीखी राजा मिर्च की बात की जा रही है। नागालैंड की न्यूज़ है ये। तो नागालैंड की राजा मिर्च है, इसकी खेप गुवाहाटी से लंदन एक्सपोर्ट होगा। आप समझ सकते हैं, गुवाहाटी से लंदन इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। नागालैंड एक राज्य है, नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है, मैं इसको बार बार बता चुका हूँ, याद रखिएगा, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। ये है अरुणाचल प्रदेश, इसके नीचे आता है नागालैंड, फिर आता है मणिपुर और फिर है सबसे नीचे मिजोरम और यहाँ पे है त्रिपुरा। तो आपको पता होगा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम से। ये म्यांमार आ गया। तो बात की जा रही है नागालैंड की, यानी कि यहाँ की बात की जा रही है, यहाँ की मिर्च है ये। तो इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है लंदन के लिए। तो नागालैंड की राजा मिर्च को किंग चिली, भूत जोलोकिया और गोश्त पेपर भी कहा जाता है। इसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्च माना जाता है। वाणिज्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि ऐसा पूर्वोत्तर क्षेत्र के भौगोलिक संकेत संबंधी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। नागालैंड की मिर्च है ये, तीखी राजा मिर्च इसको बोला गया है। यहाँ बात की जा रही है गैर बैंकिंग संस्थाएं, यानी कि नॉन बैंकिंग संस्थाएं भी दे पाएंगी, कुछ सुविधाओं की बात की गई है ये। तो आरबीआई ने प्रीपेड भुगतान उत्पाद जारी करने वाले अधिकृत नॉन बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशन है भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम यानी कि आरटीजीएस और एनईएफटी जैसे सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम के में प्रत्यक्ष सदस्य के रूप में भाग लेने की मंजूरी दे दी। यानी अब ये जो नॉन बैंकिंग संस्थाएं हैं आरटीजीएस और एनईएफटी जैसी सुविधाएं अपने कस्टमर्स को दे पाएंगी, ये बात बोली गई है। यहाँ पे बात की जा रही है वित्त वर्ष 2021 में डिजिटल भुगतान में 30.19% की वृद्धि दर्ज की गई है। नवगठित डिजिटल भुगतान सूचकांक मार्च 2021 के अंत में बढ़कर 270.59 हो गया। तो ये बात बताई जा रही है कि जो डिजिटल पेमेंट है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए गए हैं। कोविड-19 के कारण काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा गया है। डेटा इतना रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस एक आइडिया होना चाहिए। बात की जा रही है, देश है पेरू, साउथ अमेरिका का देश है ये और इसकी कैपिटल है लीमा। तो यहाँ पे नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं ये, इनका नाम है पेड्रो कैस्टिलो, ये इनकी पिक्चर है, देख सकते हैं आप। तो पेरू के राष्ट्रपति बन गए ये, राष्ट्रपति के रूप में इनके तो शपथ ली गई है। कैस्टिलो ने दक्षिणपंथी नेता कीको फुजिमोरो को मात्र 40,000 मतों से हराया था। पूर्व शिक्षक रहे कैस्टिलो ने पद ग्रहण करने के बाद अपने भाषण में कहा कि देश में ऐसा पहली बार होगा कि हमारा देश एक किसान द्वारा शासित होगा। ये किसान है इसलिए इनके द्वारा ये बोला जा रहा है ऐसा। तो याद रखिएगा, ये बात की जा रही है। पेरू की कैपिटल का नाम पता होना चाहिए और राष्ट्रपति का नाम भी एक आइडिया होना चाहिए, पेड्रो कैस्टिलो। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।